हमारे आचार्य जी एस्ट्रोलॉजी को ओपीटी की तरह नहीं बल्कि सर्जरी की तरह लेते हैं, जहां इनका मकसद होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी आपकी समस्याओं का हल निकालना, ना कि मैक्सिमम केसेस उठाना। चलिए स्वागत करते हैं आचार्य डॉक्टर लवभूषण जी का। स्वागत है सर आपका हमारे सेगमेंट में। धन्यवाद। तो शो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के, और मेरा सवाल आपसे पहला ये रहेगा कि आप कहते हैं कि घर की नींव डालने से पहले लैंड एक्टिवेशन या भूमि विन्यास बहुत ज़रूरी है, पर हम भूमि पूजन तो करा ही देते हैं, तो क्या ये भूमि पूजन लैंड विन्यास का काम नहीं करता है, या ये दोनों अलग है? और अगर अलग है तो ये भूमि विन्यास या लैंड एक्टिवेशन है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रियांशी जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी भूमि पूजन करते हैं ये एक अलग तरीके की विद्या है, जो भूमि विन्यास है ये एक अलग विद्या है। भूमि पूजन का मतलब ये होता है कि आपने भूमि को प्रणाम किया, भूमि से एक परमिशन ली कि हम इस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना चाहते हैं। देखिए, एक आपने लैंड लेते हैं, उसमें पता नहीं पहले से कितने कोई लोग, जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई मरा हुआ है, या वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, लोग टॉयलेट आके कर देते हैं, या इस तरीके का मालूम नहीं वहाँ पे वो लैंड की एनर्जी क्या है। भूमि के 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है या शूद्र है। आपको मालूम नहीं है कि भूमि किस प्रकार की है। तो ये आप जिस पर्पज़ के लिए उस लैंड को यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप लैंड को घर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप फैक्ट्री के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक यूज़ देखा जाता है कि और उस प्रकार से भूमि का विन्यास किया जाता है या भूमि को एक्टिवेट किया जाता है। यह कैसे काम करती है? जिस प्रकार से एक बच्चा है, माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, तो जब वह 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है तो उस बच्चे का जो भोजन है या खाना पीना है तो एक नली के द्वारा उससे उस तक पहुँचाया जाता है। तो मतलब कि वह बच्चा एक पॉलीथीन, एक प्लास्टिक की थैली के टाइप में अंदर रहता है और भोजन वहाँ तक उसको पहुँचाया जाता है। मतलब कि बच्चे की मदर के साथ में एक कनेक्शन किया जाता है। उसी प्रकार से एक लैंड का आपकी कंस्ट्रक्शन के भूमि के साथ में एक कनेक्शन किया जाता है, जिसे हमें भूमि एक्टिवेट क्या कहा जाते हैं, या फिर इसे भूमि विन्यास भी कहा जाता है। यह क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मालूम नहीं वहाँ पे कितनी सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं, या कोई मरा हुआ है, या कुछ भी इस तरीके का किसी ने कुछ कर रखा है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो ज़मीनों में, भूमि में खाली जगह देख लेते हैं तो वहाँ पे ब्लैक मैजिक कर देते हैं, टूने कर देते हैं, या जगह को वहाँ पे कुछ दबा देते हैं। तो एक तो से वहाँ पे उन सब चीज़ों को पहले निकाला जाता है, और उन चीज़ों के ऊपर 9 जोन होते हैं हमारे। उन 9 जोन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वास्तु के हिसाब से वहाँ पे दबाई जाती हैं, और फिर उस ज़मीन की कई बार आकृति अलग अलग होती है। कुछ ट्रायंगल शेप में होती हैं, कुछ अंडाकार शेप में होती हैं, कुछ में कुछ दिशाएं या कुछ चीज़ें आगे पीछे बड़ी होती हैं। उस दिशा को स्क्वायर या रेक्टेंगल भी किया जाता है, या फिर प्लॉट यदि बहुत बड़ा है तो उसके साइज़ से भी इसको किया जाता है। और आपके साथ बैठकर आपके सपनों को देखकर भी हमें भूमि का विन्यास अलग तरीके से किया जाता है, जिसमें एक भूमि से एक नेगेटिव एनर्जी को काट कर एक पॉजिटिव एनर्जी भूमि के अंदर डाली जाती है, ताकि वहाँ पे रहने वालों का हमेशा उनका एक अच्छा भला, जो मतलब कि आदमी सोचता है कि मैं जिस काम के लिए भूमि को बना रहा हूँ या लैंड को डेवलप कर रहा हूँ तो सपने मेरे हकीकत में बदले जाएँ। तो इस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करके पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा इसका एक पूरी विधि है जिसमें 1 दिन से लेकर 3 दिन लगते हैं। तो मेरा सभी आपके चैनल के माध्यम से या आपके माध्यम से मेरा सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप घर बनाने के बाद कितने भी वास्तु वालों को बुला लें, कितनी भी चीज़ों को बुला लें, उनका रेमेडी तो होती है, उनका असर तो होता है, लेकिन अभी तक यदि आपने घर बनाना शुरू नहीं किया है और आप इससे प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको भूमि को एक्टिवेट करना या भूमि को विन्यास करना, या इसे ऐसे कहा जाए कि वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करके वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी को भरना आपके लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किसी लैंड का अगर भूमि विन्यास नहीं हुआ है लेकिन अब घर तो बन गया, तो क्या अब वास्तु के द्वारा हम अभी भी ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इनको रिमूव कर सकते हैं घर के अंदर से? बिल्कुल कर सकते हैं। यह एक अलग विद्या है, वो एक अलग विद्या है, यह एक अलग विद्या है। दोनों विद्या ही वास्तु में विद्यमान हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें फिर वो 9 जोन में जाना होता है। 9 जोन में कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे रखनी होती हैं, और फिर एक अलग से वास्तु की एक पूजा होती है, वह हमें करनी होती है। यदि किसी ने इस प्रकार से भूमि को एक्टिवेट या भूमि विन्यास या ये कहे कि नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं किया है, तो वो घर बनाने के बाद भी इस विद्या का यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। इससे आपके सभी वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं, और आपका जो घर का कहीं से वास्तु का माहौल या घर की सुंदरता भी ख़राब नहीं होती है। अच्छा, अब जैसे हमने तो यही सुना था कि वास्तु प्लानिंग होती है और ये सब होता है, लेकिन अब यहाँ पे आप बता रहे हैं कि इंटीरियर वास्तु भी होता है, तो इस पे आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें हमें। मैं आपको बताऊंगा कि
वास्तु सिर्फ प्लानिंग का नहीं होता है, वास्तु एक बहुत बड़ी साइंस है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले घर शुरू होने से पहले भूमि को एक्टिवेट कराना चाहिए, फिर प्लानिंग का वास्तु होना चाहिए, फिर जब उसका इंटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग का वास्तु होना चाहिए, जब आप उसके एक्सटीरियर डिजाइनिंग करवाते हैं तो उसके एक्सटीरियर का वास्तु भी होना चाहिए। घर के ऊपर जो पर्दे लग रहे हैं, घर के जो एलिमेंट लग रहे हैं, घर पे जो फ्रेम लग रहे हैं, इन सबको भी वास्तु के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। तो यदि आप घर बनाते समय आप एक अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट हायर कर रहे हैं, एक अच्छे से अच्छा इंजीनियरिंग हायर कर रहे हैं, एक अच्छे से अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ में आप एक अच्छे से अच्छा वास्तु एक्सपर्ट भी हायर कीजिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और जो आपके सपनों के अकॉर्डिंग आपके इंटीरियर डिजाइनिंग भी करेगा, एक्सटीरियर डिजाइनिंग भी करेगा, प्लानिंग भी करेगा, भूमि को एक्टिविटी भी करेगा। और आप जैसा एक आर्किटेक्ट या जैसा एक इंटीरियर डिजाइनर चाहता है और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही सुंदर सा घर आपको बना के देगा। अब मैं आपको एक बीच में रोकूंगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और इससे इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट या इंजीनियर कहीं प्रभावित तो नहीं होगा या कहीं आपकी मजबूती तो कम नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे ना तो इंटीरियर डिज़ाइनर प्रभावित होगा, ना एक्सटीरियर डिज़ाइनर प्रभावित होगा, ना इंजीनियर प्रभावित होगा, ना आर्किटेक्ट प्रभावित होगा। उल्टा आपके घर की जो सुंदरता है वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगी। अच्छा, अब जैसे अब आप बता रहे थे कि घर के अंदर ही इंटीरियर में ही इतने अलग अलग वास्तु है, पर्दे का वास्तु अलग है, कलर का वास्तु अलग है, तो फिर यानी हर चीज़ का वास्तु होगा। अगर कोई बिल्डिंग बन रही है उसका वास्तु अलग होगा, इंडस्ट्री का वास्तु अलग होगा, कमर्शियल वास्तु अलग होगा। तो पहले तो आप ये बताएं कि कितने प्रकार के वास्तु होते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। मैं बताना चाहूँगा कि वास्तु 4 प्रकार के होते हैं। इसमें रेजिडेंशियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु और स्पिरिचुअल वास्तु। स्पिरिचुअल वास्तु का मतलब है कि आप एक मंदिर बनाने जा रहे हैं तो एक स्पिरिचुअल वास्तु हो गया। आप एक कमर्शियल वास्तु में आप कोई होटल खोल रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, कोई शोरूम खोल रहे हैं, या फिर कोई एक बिल्डर एक वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है या फिर वहाँ पे एक टाउनशिप डेवलप कर रहा है, तो ये कमर्शियल वास्तु हो गया। और रेजिडेंशियल वास्तु में आप अपना खुद का घर बना रहे हैं या फिर आप एक फ्लैट में रहने जा रहे हैं। अब मैं एक बात बताना चाहूँगा कि फ्लैट के अंदर भी लोगों में बहुत सारे डाउट हैं कि फ्लैट का वास्तु कैसे होगा। ये तो सभी लोगों का है, ये वहाँ पे 250 माला बना हुआ है, 50 बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे हम वास्तु कैसे कराएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि नीचे वालों का वास्तु अलग होगा, ऊपर वालों का वास्तु अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ भी अलग अलग है। तो मैंने आपको बोला था कि वास्तु जन्म तिथि से होता है। हो सकता है नीचे वालों के लिए वास्तु वही घर अच्छा हो और आपके लिए वो घर अच्छा नहीं हो, क्योंकि वास्तु जन्म तिथि से और वास्तु नंबर से और वास्तु एलिमेंट से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि आपका जन्म 1/1/1999 मतलब 1999 को हुआ है, तो इसका मतलब आपके अंदर वाटर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट है, लेकिन बाकी आपके अंदर मेटल एलिमेंट नहीं है, आपके अंदर वुड एलिमेंट नहीं है, आपके अंदर अर्थ एलिमेंट भी कम है। तो उन तीनों एलिमेंट्स को मुझे आपके अंदर वहाँ पे वास्तु के अकॉर्डिंग वहाँ पे लाना पड़ेगा। अब एक आदमी है, उसका जन्म 4 मई 1985 के अंदर हुआ है, तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स पहले से ही मौजूद हैं। तो हो सकता है कि वही व्यक्ति वहाँ पे कम वास्तु से भी उसका काम चल जाए या कम इफेक्ट उसकी लाइफ में आए। तो ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ काम करती है। और ये तरीके से रेजिडेंशियल वास्तु अलग है, कमर्शियल वास्तु अलग है, इंडस्ट्रियल वास्तु अलग है और स्पिरिचुअल वास्तु भी अलग है। अब जैसे आपने यहाँ पे फ्लैट की बात की, सर अब मान लीजिए कि अब फ्लैट तो सेम ही बनेंगे, तो अब इसमें हम शिफ्ट तो कर नहीं पाएंगे ज़्यादा चीज़ें। हमारा घर हो तो चलो ठीक है, एक बार वास्तु के अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर ले, तो फिर हम फ्लैट्स में ऐसा क्या करें कि हमारा सब कुछ सेटलमेंट बहुत ईजी हो जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफैक्ट्स, आपने देखा घर के अंदर जो सुंदरता के लिए चीज़ें लगती हैं ना, ये एक्चुअल में सुंदरता के लिए नहीं, ये सुंदरता के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इन सब के पीछे वास्तु एक मोटो है, वास्तु एक उद्देश्य है। चाइना में, इंडोनेशिया से, जापान से, फ्रांस से जो जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जितने भी घर पे लगने वाले आर्टिफैक्ट्स हैं, ये वास्तु को बैलेंस करने के लिए बनाए गए थे। जबकि इंडिया के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं है। हम आप एक शॉप पर चले गए, एक लोइन उठाया और घर पर रख लिया, हमने एक ऑल उठाया घर पे रख लिया, हमने एक्वारियम उठाया घर पे रख लिया, या और बहुत सुंदरता की चीज़ें जिससे हमें तो लगता है कि घर की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, हमने कहीं पे भी उनको प्लेस कर दिया। जबकि मैं बताता हूँ कि इस तरीके के जो आज के आर्टिफैक्ट्स बन रही हैं या घर की इंटीरियर डिजाइनिंग की चीज़ें बनती हैं, इन्हें वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। वास्तु को बैलेंस करने के लिए आपको ये बनाया गया है। ये चीज़ों को आप जब भी मार्केट से लेकर आते हैं तो इनको एक जोन में प्लेस किया जाता है ताकि आपके वास्तु को बैलेंस किया जा सके। वास्तु का भी बैलेंस हो गया और आपके घर की सुंदरता भी बढ़ गई। अब पर सर हमारे जैसा लेमैन जो है, जब सामान लेने जाएगा या बाहर कोई भी ऐसी शोपीस जैसी चीज़ें लेने जाएगा, हमें तो वास्तु की इतनी नॉलेज है नहीं, तो हम तो वो ले आएंगे जो हमें अच्छा लगेगा। तो एक लेमैन, मेरे जैसा एक इंसान, वो ये चीज़ें क्या सोच के, क्या समझ के लिए और उसको कैसे वास्तु की जानकारी पड़ेगी, इतनी मिनिमल जानकारी जिससे वो चीज़ें सही खरीदे? देखिए,
प्रियांशी जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। आज आप एक अच्छा घर बनाने जा रहे हैं जिसमें 1 करोड़ रुपये से लेके 5 करोड़ रुपये वहाँ पे खर्च होता है, और यदि आप इतना कुछ लेके आ रहे हैं तो आप एक वास्तु एक्सपर्ट को भी हायर कीजिए ना, जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएगा। आपके हो सकता है कि एक ऐसी चीज़, जैसे मान लीजिए कि आप ओल हैं, ओल को आपने गलती से नॉर्थ में लगा दिया, नॉर्थ की बजाय यदि आप उसको वेस्ट में लगा देते हैं तो वही ओल आपके लिए पैसा कमाने का भी काम करता है। ये आप देखिए कि ऐसे यदि आपके पति हस्बैंड वाइफ के आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और आपने कपल की फ़ोटो को SSW में, ESC में या WNW जोन में रख दिया तो आपके घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। वही चीज़ों को आपने एक साउथ वेस्ट में या NNW में रख सकते हैं। आप ऐसे ही देखिए कि आपस में हस्बैंड वाइफ के आपस में रिलेशन नहीं मेंटेन हो रहे हैं, दोनों जने अलग अलग कमरे में सो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्शन की कमी है। यही देखिए कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने NW में ऐसी चीज़ें रख दी जो आपको नहीं रखनी चाहिए थी। आपके लीगल में कोर्ट में केस चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि तलवारें या बंदूकें हमने एज ए शो पीस रखते हैं तो उनको NW में रखा जाता है। सूर्य कितने घोड़ों वाला होना चाहिए, 2 घोड़े वाला होना चाहिए कि 7 घोड़े वाला होना चाहिए कि 5 घोड़े वाला होना चाहिए, उसको ईस्ट में रखना है या ESC में रखना है, तो ये आपके होरोस्कोप से देख के ही हमें बताया जाता है। यदि आप एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को, एक अच्छे इंटीरियर वास्तु एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो आपको बताता है कि ये चीज़ें आपको कहाँ हायर लगनी है। जैसे आपको लोइन की फ़ोटो है, आपको लोइन की फ़ोटो साउथ में लगाई जाती है, लेकिन पहले इस लोइन या साउथ आपके अंदर पहले से बहुत ज़्यादा विद्यमान है, गुस्सा आपको पहले से बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपने एक बड़ा सारा लोइन रखे अपने घर को सजाने के लिए वहाँ पे रख दिया तो झगड़ा और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे लोइन की बजाय मैं बोलूँगा कि आपको वाटरफॉल नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए, वाटरफॉल नॉर्थ में लगाना चाहिए, ताकि फायर एलिमेंट भी कम हो और वाटर एलिमेंट बढ़े और आपके घर में गुस्सा कम होने की बजाय वहाँ पे प्यार का माहौल बढ़े। पर सर अब देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, यानी इस हिसाब से वास्तु तो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर है। अब हम इतने पर्टिकुलर हो नहीं सकते। मान लीजिए कि घर बनते टाइम पे हमने एक वास्तु एक्सपर्ट को हायर भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी यानी हमारे पास तो वो बॉर्डर आ गया ना कि इसके अगेंस्ट हम नहीं जा पाएंगे या ये सामान हम अपने मन से नहीं खरीद सकते क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है। तो कहीं नहीं लगता कि वास्तु बहुत रेस्ट्रिक्टिव करता जा रहा है लाइफ को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, यदि हम इंटीरियर डिजाइनिंग की चीज़ें खरीदने जाते हैं, हमारे लिए डेली नीड नहीं है, हमारे लिए रोज़ की ज़रूरतें नहीं हैं, हम दीपावली पे खरीदने जाते हैं या हम कभी एक अच्छा शोरूम खुलता है तब खरीदने जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप वास्तु एक्सपर्ट को हायर करें या एक एस्ट्रोलॉजर को हायर करें तो आप उसको एनुअल तरीके से हायर करें। जैसे मैं काम करता हूँ तो मैं एनुअल तरीके से काम करता हूँ, जिसमें आप मुझसे साल में 10 से 15 बार या 15 से 20 बार आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और नंबर्स वन टाइम कंसल्टेंट नहीं है। यदि ऐसा ही कोई मैजिक होता तो आज मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत कहाँ थी, मैं ही सब कुछ कर लेता, पैसा मेरे अपने आ जाता। तो ये सब करने के बावजूद भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे काम करने पड़ेंगे। वास्तु आपकी इतनी हेल्प कर सकता है कि नेचर आपकी कैसे हेल्प करे, प्लैनेट्स आपकी कैसे हेल्प करे, ताकि आप काम करें तो आपकी रोड पर आपको खड्डे कम से कम मिलें, परेशानियां कम से कम आएँ। आपने वास्तु को एक्सपर्ट को हायर कर लिया, आपने एस्ट्रोलॉजर को हायर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानियाँ लाइफ में ख़त्म हो गई हैं। परेशानियाँ आएंगी, परेशानियों का साथ भी रहेगा, तो लेकिन ये वास्तु आपको, नेचर आपको ऐसी हेल्प करता है कि ये परेशानी आपकी लाइफ में कम आए और जो गाड़ी आपकी 60 की स्पीड पे चल रही है वो 100 पे चले या 120 पे चले और रास्ते आपके लिए खुलते रहें। तो ऐसे इस प्रकार से वास्तु आपकी हेल्प करता है। तो अब हमने जितनी बात करी हमने वो बात करी कि अगर परेशानियों से हमें डील करना हो तो हम वास्तु प्लानिंग कैसे करें, या अगर हमें कमर्शियल परेशानी है या इंडस्ट्रियल है तो उसमें वास्तु की प्लानिंग कैसे हो। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो फुल ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी है, अपनी लाइफ में खुश भी बहुत है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वैसे ऐसे इंसान कम होते, पर अगर है तो फिर उसको वास्तु की क्या ज़रूरत अपनी लाइफ में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रियांशी जी, आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया जो मैं चाहता था कि ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज अमिताभ बच्चन जी के पास बहुत सारा पैसा है, वेल्थ है, क्या उन्हें काम की ज़रूरत नहीं है? क्या उनके बेटे को काम की ज़रूरत नहीं है? आज मुकेश अंबानी के पास सब कुछ है, क्या उनके पास क्या उन्हें और नए काम की ज़रूरत नहीं है? आज उनके पास इतना पैसा है कि उनकी 7 पीढ़ियाँ भी बैठ कर खा सकती हैं। ऐसा मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन नहीं है, ऐसे और बहुत से लोग हैं। तो मैं आपको एक बात आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी जी ने एक पर्टिकुलर ऐसा वास्तु एक्सपर्ट, ऐसा एस्ट्रोलॉजर हायर कर रखा है जो पर्टिकुलर उनके लिए ही काम करता है और वो उनके लिए एक मोटी फीस भी उन्हें देते हैं। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि लोग इस बारे में गलतफहमी में हैं कि अच्छे लोग एस्ट्रोलॉजर को हायर नहीं करते, अच्छे लोग वास्तु एक्सपर्ट को हायर नहीं करते। ये अच्छे लोग इन लोगों की चीज़ों को हायर तो करते हैं, लेकिन वो अपनी तरह एक आम आदमी की तरह लोगों को बताते नहीं हैं। वो परफेक्ट काम परफेक्ट लोगों से ही करवाते हैं और आम आदमी थोड़ी सी खुशी को जग जाहिर कर देता है। आप किसी भी बड़े आदमी को देख लीजिए, वो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के बिना पूछे कोई काम नहीं करता है। किसी भी अच्छे मंत्री को देख लीजिए, किसी भी बड़े के बड़े नेता को देख लीजिए। आज मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करता हूँ तो वो किस तरीके से, देखिए भगवान के प्रति उनकी आस्था कितनी है, वो
वो किस तरीके से किस मंदिर को जाके कैसे किस तरीके से पूजते हैं। यदि आपके अंदर इस तरीके की चीज़ें हैं तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट को, एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को हायर रखना चाहिए और चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अब सर आज के टाइम पे ना हम देखते हैं कि एथीस्ट बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा नास्तिक लोग हो गए हैं इस दुनिया में, तो क्या वास्तु वो क्या तभी भी वो वास्तु में बिलीव कर सकते हैं अगर उनको भगवान पे बिलीव नहीं है तो? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भगवान पे बिलीव है या नहीं है ये एक अलग मुद्दा है। 99% लोग भगवान पे बिलीव तो करते हैं लेकिन उनके रूल को फॉलो नहीं करते, और 1% जो लोग जो पूरी दुनिया पे राज करते हैं वो भगवान पे बिलीव भी करते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, तभी वे इस दुनिया पे राज करते हैं। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और नंबर्स, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन भगवान के साथ में तो है। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे 4 धर्म के लोग हैं, मोटा मोटा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कौन से ऐसे धर्म के लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते? या कहीं ऐसे लोग हैं जहाँ पे कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं गुरुद्वारा है और कहीं चर्च है, लोग वहाँ तो जा ही रहे हैं ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और नंबर्स किसी भी धर्म के लिए पर्टिकुलर नहीं बने हैं, ये सभी धर्म के लोगों के लिए बना हुआ है और ये सभी धर्म के लोगों को फॉलो करना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि जो वास्तु है वो सिर्फ घर का नहीं होता है, वो वास्तु कमर्शियल भी होता है, इंडस्ट्रियल भी होता है और वास्तु स्पिरिचुअल भी होता है। तो सर अब वो तो मैं समझ गई, या हमारे दर्शक भी समझ ही गए होंगे कि हर धर्म में भी आप वास्तु फॉलो कर सकते हैं। तो क्या फिर अगर हम धर्म की बात करें, क्या हर रिलीजन का अपना एक अलग एस्ट्रोलॉजी, अलग वास्तु है, या सेम क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं? सेम क्राइटेरिया है, सभी की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसका वास्तु तैयार होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे हम मान लीजिए हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म में ये माना गया है कि इसको आपको फॉलो करने के लिए हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही है कि हर धर्म के अंदर ऐसा नहीं है कि हिंदू देवी देवताओं को आपको मानना है, उसमें अलग तरीके से भी हमारे पास बहुत सारी समस्याओं को हल करने के तरीके हैं। हम एलिमेंट्स के माध्यम से, आर्टिफैक्ट्स के माध्यम से, डिजाइन्स के माध्यम से, या कपड़ों के माध्यम से, फ्रूट्स के माध्यम से, मैं बता भी नहीं सकता। एक टैटू एक्टिविटी भी आती है कि हमारे हम आपकी बॉडी में कुछ चिन्ह बनाते हैं या घर पे कुछ कलर्स इस प्रकार से रखवाते हैं, जहाँ पे यदि आपको लगता है कि हमें देवी देवताओं से नहीं फॉलो करके हमें अलग तरीके से वास्तु करवाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लाइफ में भगवान को प्राथमिकता देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उस पर विश्वास करते हैं तो आपके काम और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। सर आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने बात करी कि रेजिडेंशियल वास्तु क्या है, अब आप हमें बताएं डिटेल में कि कमर्शियल वास्तु क्या है और ये हर जने के लिए या हर बिल्डिंग के लिए अलग कैसे है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि रेजिडेंशियल वास्तु और कमर्शियल वास्तु पूरे तरीके से अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि कमर्शियल में बात करता हूँ, एक आप शोरूम खोल रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि आप शोरूम किस चीज़ का खोल रहे हैं। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो रेस्टोरेंट जो है वो वाटर एलिमेंट का काम है, वहाँ पे जहाँ पे हम चीज़ों को टेस्ट करते हैं, टेस्ट जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है। हमने देखा होगा कि जब हम किचन है वो साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में बनाते हैं, लेकिन यदि आप एक रेस्टोरेंट बना रहे हैं या आप एक होटल बना रहे हैं तो वहाँ पे किचन साउथ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट की बजाय नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट का काम है ये वाटर एलिमेंट का काम है, टेस्ट का काम है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे जयपुर में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट देखे हैं जहाँ पे उन्होंने रेस्टोरेंट के नाम पे लाल रंग अंदर का इंटीरियर करवा रखा है। तो मैं बताऊँगा कि अग्नि रेस्टोरेंट की दुश्मन है, अगली फायर, तो आपको वहाँ पे ब्लू रंग, ग्रीन कलर या वाइट कलर को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि रेड कलर को या येलो कलर को। आप कोई भी इंटीरियर बनाते हैं, जैसे अमूल का लोगो देख लीजिए तो जो लोगो है वेव्स में है, क्योंकि जो वाटर एलिमेंट का जो शेप है वो वेव्स है। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि जो बिल्डर्स हैं, जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो वो भी वास्तु कहाँ फॉलो करते हैं? वो एक आर्किटेक्ट के पास गए, उन्होंने बोला कि एक बिल्डिंग का नक्शा बना दो। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें भी वास्तु फॉलो होता है कि वो एंट्री कहाँ से होनी चाहिए। आप जो वहाँ का मॉडल बनाते हैं, घर का मॉडल बनाते हैं कि आप बिल्डिंग कैसी बनेगी, उस मॉडल को कौन सी दिशा में रखना चाहिए, आपका ऑफिस कहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे जो आप क्लब बना रहे हैं क्लब को वहाँ पे कहाँ पे बनाना चाहिए, जो वहाँ पे स्विमिंग पूल बना रहे हैं तो वो कहाँ पे होना चाहिए, आप वहाँ पे जो हेल्थ जिम या इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो कहाँ पे होनी चाहिए, लोगों के घर कहाँ बनाएँ और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान कहाँ बनाएं, जहाँ पे आप ओवरहेड टैंक बना रहे हैं तो वो कहाँ बनाएं। तो इस तरीके से ये वास्तु जो है एक बिल्डर के लिए भी काम करता है। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ इंडस्ट्रीज़ की बात करता हूँ। अब इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जहाँ पे रॉ मटेरियल आता है और आपको उसकी शेप को चेंज कर देते हैं। जब आप उसकी शेप को चेंज कर देते हैं तो ये फायर एलिमेंट का काम हो जाता है। इसमें अकेला कुछ लोग पैकेजिंग का काम करते हैं, इसमें भी रजत तमस 3 गुण भी इसमें आते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का काम कर रहे हैं। इस तरीके से शोरूम है, जब कपड़े का काम कर रहे हैं तो क्लोथिस का काम कर रहे हैं। क्लोथिस भी 2 प्रकार के हैं,
या तो रेडीमेड हैं या फिर वो अनस्टिच हैं। अनस्टिच क्लॉथ हैं तो उसको हम टच करके देखते हैं, और यदि वो स्टिच क्लॉथ हैं तो सिर्फ हम उसको हैंड लगा कर नहीं देखते, उसको हम सिर्फ आंखों से देखते हैं। जो आंखों से देख के माल को बेचा जाता है वो फायर एलिमेंट का काम है, जो टच करके देखा जाता है वो आकाश एलिमेंट, एयर एलिमेंट का काम है। तो ये देखा जाता है कि आप कौन से तरीके का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से बार्बर शोरूम खोल रहे हैं, तो बार्बर शोरूम में जो शीशे लगाए जाते हैं, जो दर्पण लगाया जाता है वो वाटर एलिमेंट है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में लगाया जाता है। यदि गलती से भी आपने वो शीशे आपने रॉन्ग दिशा में लगा दिए तो हो सकता है जो बार्बर शॉप जो शोरूम खोलने जा रहे हैं तो आपका वो चलने की बजाय उसमें दिक्कतें आ जाएँ। अब दिक्कतें किस प्रकार की आती हैं, आपने एक अच्छा शोरूम बनाया, बहुत सारा काम किया, शोरूम चल तो रहा है, दिक्कतें क्या है कि आपने से बहुत सारा लोन उठा लिया, लोग आपके पास नहीं रुक रहे हैं, कस्टमर तो खूब आ रहे हैं, लेकिन वो पैसा आपकी सेविंग की बजाय कहीं और जा रहा है। तो पैसा काम, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं चल रहा है, काम तो चल रहा है लेकिन पैसा सही जगह पे लग नहीं रहा। तो इसलिए वास्तु इस प्रकार से काम करता है। अब जैसे आपने हमें बताया कि अगर एक रेस्टोरेंट किसी ने बनाया और उसमें रेड कर दिया तो वो फायर एलिमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो गया और वो अगेंस्ट है, दोनों एनिमीज़ है। पर सर आपने पहले बोला था कि जन्म तिथि पे वास्तु काम करता है, तो क्या कमर्शियल में भी जन्म तिथि का वास्तु और फिर ये एलिमेंट्स का वास्तु दोनों ही उतना ही इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जन्म तिथि से वास्तु तो इम्पोर्टेंट है ही है। एलिमेंट, इसे एलिमेंट वास्तु भी कहते हैं, इसे नंबर वास्तु भी कहते हैं, इसे केपी वास्तु भी कहते हैं। वास्तु भी एक प्रकार का नहीं है, विश्वकर्मा वास्तु भी है। और इन सभी टेक्निक्स को मिलाकर जो मैंने वास्तु बुलाया, मास्टर वास्तु, एनी टाइम वास्तु, जो जन्म तिथि से आपको प्रभावित करता है। मान लीजिए कि मैंने ये देखा कि आपके चार्ट के अंदर मंगल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है या उसकी चीज़ें ख़राब हैं, तो मैं आपके रेस्टोरेंट में फायर एलिमेंट को कम यूज़ करूँगा। और लेकिन जो वो रेस्टोरेंट है वो फायर एलिमेंट का है ही नहीं है, वो वाटर एलिमेंट का है, लेकिन आपके चार्ट में वाटर एलिमेंट है ही नहीं है या वाटर एलिमेंट ख़राब है, तो पहले मेरे को आपके हॉरोस्कोप के अंदर वाटर एलिमेंट को स्थित करवाना पड़ेगा, फिर जाके आपको रेस्टोरेंट का काम चलेगा। आपने अक्सर अपनी लाइफ में देखा होगा कि कुछ लोगों ने तो बहुत पैसा कम लगाया होता है, उनका रेस्टोरेंट तो खूब चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा लगा दिया, इंटीरियर डिज़ाइन भी कर दिया, लेकिन फिर भी उनका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके हॉरोस्कोप में वाटर एलिमेंट की कमी है। यदि आपने वाटर एलिमेंट को जब तक फील नहीं किया, आपने लाखों करोड़ों पे वास्तु वालों को दे दिए, एस्ट्रोलॉजी वालों को दे दिए, खूब तोड़ फोड़ कर ली, लेकिन आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। तभी मैं बोलता हूँ कि मेरे चार्जेस ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपकी तय तक की बात करता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद मैं बिल्डर्स पे आना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि बिल्डर्स क्या है, एक आर्किटेक्ट को हायर कर देता है। मान लीजिए अगर वो बिल्डर खुद के लिए बिल्डिंग बना रहा है, और कई बार ये होता है कि बिल्डर्स को हायर किया जाता है, तो इस केस में हम वास्तु, मतलब जन्म तिथि का जो वास्तु है वो किसका देखा जाएगा, जो ओनर रहेगा या फिर जो बिल्डर रहेगा? उन दोनों में से किसके वास्तु पे हम चलेंगे? देखिए, यदि बिल्डर अपने लिए बना रहा है तो उसका खुद का वास्तु काम करेगा। और यदि आप बिल्डर से खुद के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें बिल्डर का रोल सिर्फ इतना ही कि उसने आपको बिल्डिंग बनाकर देनी है, तो उसमें आपके खुद का वास्तु काम करेगा। बिल्डर के लिए वो कमर्शियल वास्तु है और आपके लिए वो रेजिडेंशियल वास्तु है। उसका बिल्डिंग का काम कैसे चले, उसका बिल्डिंग और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम कैसे मिले, इसके लिए उसका पर्सनल वास्तु किया जाएगा। लेकिन यदि आप अपने लिए घर बना रहे हैं तो आपके लिए एक रेजिडेंशियल वास्तु है। यदि आप एक ऑफिस बना रहे हैं तो ये आपके लिए कमर्शियल वास्तु है, तो आपको उनको फॉलो करना है। तो इसमें उस बिल्डर का वास्तु देखने की हमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जब हम एक घर बनाते हैं तो हम उसको रेजिडेंशियल वास्तु कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि स्पिरिचुअल वास्तु अलग होता है। तो अब हम एक घर के अंदर मंदिर भी बनाते हैं, तो क्या उस मंदिर में हम रेजिडेंशियल वास्तु यूज़ करेंगे या वहाँ पे फिर स्पिरिचुअल वास्तु जाएगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा प्रियांशी जी, मज़ा आ गया। मैं आपको बताना चाहूँ कि घर में कभी मंदिर नहीं होता और मंदिर में कभी घर नहीं होता। स्पिरिचुअल वास्तु बिल्कुल एक ही अलग है। आजकल मैं बहुत बड़े बड़े घरों में जाता हूँ, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जाता हूँ या बड़े बड़े बेंगलोर्स में जाता हूँ, तो उनमें देखा कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े घर में मंदिर बना रखे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगा रखी हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि घर में मंदिर के बजाय पूजा रूम होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि घर में देखिए, घर में प्याज भी यूज होता है, घर में लहसुन भी यूज होता है, लेकिन यदि आप किसी जैन धर्म से हैं, हो सकता है आपने सब कुछ यूज नहीं किया हो, लेकिन फिर भी घर में वो माहौल नहीं बन पाता जो माहौल मंदिर में होता है। वहाँ पे हमें पॉजिटिव एनर्जी ही चाहिए होती है। घर में हम सब तरीके के रिलेशन मेंटेन करते हैं, फिजिकल रिलेशन मेंटेन करते हैं, बच्चों को डांटते भी हैं, वहाँ पे काम वाले भी आते हैं, मतलब हर तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ना तो घर में मंदिर होता है, ना मंदिर घर में होता है। तो इसमें क्या, एक पूजा रूम होता है। यदि आप घर में कोई मूर्ति भी लगाते हैं तो उसकी मूर्ति का साइज भी 7 इंच से ऊपर
नहीं होना चाहिए। आपने देखा घर में लोग 2-2 फीट की मूर्ति लगा लेते हैं। यदि आप 2 फीट की मूर्ति या 7 इंच से ऊपर मूर्ति लगाते हैं तो उसको वही सब कुछ चाहिए जो कि इंसान को चाहिए। उसको टाइम से खाना चाहिए, उसको टाइम से बेड चाहिए, उसको सुलाना चाहिए, वहाँ पे भी एक AC होना चाहिए, वहाँ पे वो सब कुछ होना चाहिए। यदि आप उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं और स्पेशल एक आदमी उन मूर्तियों के लिए भी वहाँ पे होना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि जिन घरों में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, जो बहुत बड़े बड़े भगवान को उन्होंने स्थापित कर रखा है, तो उन घरों में देर सवेर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब आगे मैं मंदिर से ही रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। मान लीजिए अब किसी ने घर बना दिया, उन्होंने वास्तु एक्सपर्ट नहीं हायर किया था, तो उन्हें नहीं मालूम हुआ कि जो मंदिर में मूर्ति रहनी चाहिए वो 7 इंच की रहनी चाहिए। और पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि घर में मंदिर होना ही नहीं चाहिए, एक पूजा रूम होना चाहिए। पर अब वो बन चुका है मंदिर, अब हम उसको रिप्लेस या चेंज नहीं कर पा रहे हैं और ना ही वहाँ पर उतनी रिसोर्सेज लगा पा रहे हैं जैसे आपने बोला, ना ही एक इंसान को हायर कर पा रहे हैं कि वो 7 इंच से लंबी मूर्ति का ध्यान रखे और उनको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करे जैसे उस घर के एक मेम्बर है। इस केस में अब हम क्या करें? बहुत अच्छा प्रियांशी जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि देवताओं की एक अपनी एनर्जीज होती हैं। जब आप देवताओं को पूजा करते हैं या यहाँ पे पूजा किसी भी प्रकार की आप भक्ति भावना करते हैं तो वहाँ पे एक एनर्जीज क्रिएट होती हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हम लोग स्पिरिचुअल लोग हैं। हिंदू को यदि किसी को कहा जाए कि आप मंदिर घर पे ना बनाएं तो हो सकता है कि मेरे को हायर ही ना करें, वो किसी और एस्ट्रोलॉजर को हायर करें। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब भी आप घर में मंदिर बनाएं तो उनमें क्या क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। देखिए, मंदिर हमेशा ईशान कोण में बनता है, ईस्ट नॉर्थ में, ईशान में या पूर्व में बनता है। जब भी आप मंदिर को ईशान कोण में बनाते हैं तो वहाँ पर लाल चीज़ों का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लाल चीज़ें हैं वो वाटर एलिमेंट की हैं और जो ईशान कोण होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है, वो वाटर एलिमेंट का है, और जो लाल रंग है वो फायर एलिमेंट का, जो फायर एलिमेंट को आप वाटर एलिमेंट में रखेंगे तो कहीं ना कहीं एलिमेंट्स मिस बैलेंस हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा कि जो रेड कलर्स हैं वो कहीं ना कहीं हनुमान जी को भी दिखाता है, और नॉर्थ जो जगह है वो पहले से ही ज़्यादा अग्नि वाली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों को ये चीज़ का लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि वो मानते हैं कि आग्नेय कोण साउथ ईस्ट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अग्नि नॉर्थ ईस्ट में होती है। तो नॉर्थ ईस्ट क्या हमारे शिखा है, हमारी शिखी है वास्तु पुरुष का। और आज देखिए कि सबसे ज़्यादा जो हमारे जो क्रियाएं हैं, बॉडी की क्रियाएं, वो कहाँ चलती हैं? माइंड में चलती हैं। तो वहाँ पे इसलिए वाटर को स्थापित किया गया कि वो अग्नि का बैलेंस हो जाए, और दक्षिण दिशा में किचन को बनाया जाता है। तो वहाँ पे अग्नि नहीं लेके आनी चाहिए, वहाँ पे रेड एलिमेंट को या फायर एलिमेंट को लेकर नहीं आना चाहिए। जो मूर्तियाँ हैं वो छोटी होनी चाहिए। यदि मान लो गलती से भी कोई मूर्ति वहाँ पे आपने बड़ी रख ली है तो आपको वैसे ही केयर करनी है जैसे आप बाल गोपाल, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि बाल गोपाल की केयर करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं अपने साथ में लेकर जाते हैं या उनको सुलाते हैं, फिर खुश होते हैं, पहले उन्हें खाना खिलाते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उन मूर्तियों की, अब घर पे मूर्तियाँ आ गई हैं तो आपको उन मूर्तियों की वैसे ही केयर करनी है जैसे आप एक बच्चे की केयर करते हैं, बच्चे की तरह करते हैं, तभी वो पॉजिटिव एनर्जीज वहाँ पे क्रिएट होंगी। और मूर्तियों को, बहुत ज़्यादा तरीके की मूर्तियों को घर पे नहीं लगाना चाहिए, विशेषकर बेडरूम में किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। अच्छा। मैंने अक्सर लोगों के घर में देखा है कि लोग बेडरूम में राधा कृष्ण की मूर्ति लगा देते हैं ताकि हमारा प्यार भी राधा कृष्ण की तरह बना रहे। तो मैं उन कपल्स को बताना चाहूँगा कि यदि आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की मूर्ति लगा देते हैं तो घर में किसी न किसी कपल के साथ में एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर होने के भी चांसेस हो जाते हैं। और जैसे भी क्योंकि जो बेडरूम है जहाँ पे कपल्स रह रहे हैं वहाँ पे सभी तरीके की एक्टिविटी होती हैं, तो वो सभी तरीके की एक्टिविटी आप किसी भी भगवान के सामने नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे ना तो आपके घर के पूर्वजों की फ़ोटो होनी चाहिए, ना ही आप किसी भगवान की फ़ोटो होनी चाहिए, और ना ही कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी आप पूजा करते हैं। तो भगवान को वहीं पर स्थापित करें जहाँ पर जहाँ पे वो पूजनीय हैं, जहाँ पे उनको पूजा जाता है। और हर कमरे में, हर कोने में भगवान की फ़ोटो या देवी देवताओं की फ़ोटो को नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने पहले से बहुत बड़ी मूर्ति लगा रखी है, चाहे आपने छोटी मूर्ति भी लगा रखी है, यदि आपको बहुत ज़्यादा पूजा करनी है तो आप मंदिर में जाकर पूजा कीजिए। और आपको कोई हवन करना है तो आप घर पे कर सकते हैं। हवन करने से नेगेटिविटी रिमूव होती है, लेकिन यदि आप किसी एनर्जी को बहुत ज़्यादा घर पे लेकर आ जाते हैं तो उसके आपको अच्छे प्रभाव भी मिलते हैं और उसके आपको बुरे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, अब आगे आप ये बताएं कि जैसे अभी हमने बात करी कि किसी ने अगर घर में मंदिर बना ही दिया है तो फिर उसकी देखभाल ऐसे करे। अब मान लीजिए किसी ने मंदिर नहीं बनाया घर में, पर ऐसे लोग होते हैं ना कि हम शोपीस की जगह पे भगवान की मूर्ति लिया और उसको एज आर्टिफैक्ट यूज़ कर लिया है घर में, तो फिर उस केस में वास्तु कैसे काम करेगा? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि वो मूर्ति मार्बल की है या पत्थर की है और वो 7 इंच से बड़ी है
तो वो भगवान के रूप में मानी जाएगी। अच्छा। यदि वो मेटल की है या किसी और चीज़ की, या वो उसको स्वरूप में लेकर आए हैं, आप किसी चित्र के रूप में लेकर आए हैं, फ़ोटो के रूप में लेकर आए हैं, तो वहाँ पे ये रूल नियम लागू नहीं होते हैं। तो इस बात को देखना पड़ेगा कि यदि वो किस एलिमेंट से बनी मूर्ति बनी हुई है, तो आपको उस मूर्ति को मंदिर में रखना है। और आपको देखिए, मैंने देखा कि बहुत से लोग गणेश जी की फ़ोटो को या किसी भी चीज़ को वो सामने लगा देते हैं, भगवान की फ़ोटो को अपने ब्रांडेड में लगा देते हैं। जैसे शादी का कार्ड छपता है तो वहाँ लगा दिया जाता है। आप वहाँ पे मंत्र तो लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ गणेश जी की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नाम भगवान के नाम से कर रखे हैं, जैसे गणेश छाप जर्दा या कुबेर नाम जर्दा या इस प्रकार का। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं आप उन भगवान जो देवी देवता हैं उनको कहीं ना कहीं उनके साथ में आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पुड़ियाँ हैं, जो लिफाफे हैं, वो कहीं ना कहीं पैरों में आ रहे हैं, वो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। तो एक पीढ़ी तो पैसा कमा लेगी, लेकिन उसकी तीसरी पीढ़ी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब आप देवी देवताओं का सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। ऐसी जगह कोई भी देवी देवता की फ़ोटो ना लगाएं जहाँ पे वो लिफाफा या वो फटे कटे या उनको किसी कूड़ा करकट में जाना पड़े। तो देवी देवता हमारे लिए सम्मानित हैं, सम्मानीय हैं, तो उनको सम्मानित दृष्टि से देखा जाना चाहिए और उनको एक घर की एक पूजा रूम में, एक मंदिर में उनको स्थान मिलना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कई बार देखा होगा कि हम कभी कार में अगर किसी की बैठे, या इवन कई लोग खुद की कार में छोटी सी भगवान की मूर्ति रखते हैं, तो क्या उस केस में भी वास्तु अफेक्ट होगा यहाँ पे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने प्रियांशी जी। तो मैं बताता हूँ कि जब भी आप कार में फ़ोटो लगाते हैं, तो कार में फ़ोटो आप हनुमान जी की फ़ोटो लगा सकते हैं, क्योंकि वायु देवता के रूप में है। वहाँ पे एक यंत्र आता है जिसमें दुर्घटना नाशक यंत्र भी आप गाड़ी में लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप गाड़ी में एक तरफ तो भगवान की फ़ोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वहाँ पे वाइन पी रहे हैं या फिर वहाँ पे कुछ अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या उन्होंने पैर को ऊपर डैशबोर्ड के ऊपर लगा लिया है। तो इससे अच्छा है कि आप भगवान की फ़ोटो वहाँ पर गाड़ी के अंदर ना लगाएँ। यदि आप उनको गाड़ी के अंदर फ़ोटो लगाते हैं, आप उनको एनर्जी देते हैं, तो आपको उनको रूल्स को फॉलो भी करना पड़ेगा। और साथ ही में अब अगर कोई भी, जब भी हम किस दुकान पे जाते हैं, या दुकान इवन बढ़ाते भी हैं कई लोग, तो भी मंगल करने से पहले भी भगवान को देख के आते हैं, जाते दुकान खोलते टाइम भी पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो क्या दुकान का जो वो है वास्तु है, वो हमारे जो वास्तु हमने घर की बात करी कि मंदिर का घर में वास्तु ये होगा, तो क्या वो दुकान के वास्तु से अलग होगा? नहीं, देखिए, मंदिर दुकान में भी होता है या शोरूम में भी होता है, घर में भी होता है, और मंदिर आपके घर में भी होगा और शोरूम में भी होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि घर में भी और शोरूम में भी कहीं पे भी 7 इंच से बड़ी मूर्ति आपको नहीं लगानी है। लेकिन यदि आप मूर्ति को काम करते हैं, आप मूर्ति को बेचने का काम करते हैं, तो ये आपके लिए अलग वास्तु, फिर वो कमर्शियल में, वो कमर्शियल वास्तु, वहाँ पे आपका ये नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ये था हमारा इंटरव्यू आचार्य डॉक्टर लवभूषण जी के साथ, जहाँ पे हमने बात की एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और नंबर्स के बारे में। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और नंबर्स के बारे में ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए मैं प्रियांशी केसवानी आपसे अलविदा लेती हूँ। नमस्कार।